नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज कुमार अमित और आप सभी का स्वागत है एक और नए लेक्चर में, जहां पर आज हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यानी कि एचआरएम के दूसरे चैप्टर को शुरू करने वाले हैं। हालांकि पहले चैप्टर में काफी कुछ हम लोगों ने डिटेल में डिस्कशन भी किया था, जहां पे हम लोगों ने दो वीडियोस अपलोड की थी। एक तो आपका वन शॉट वीडियोस था, दूसरा फॉर्मेट था जहां पे हम लोगों ने मल्टीपल पार्ट्स में आपके इंट्रोडक्शन को देखा था, जो रिलेटेड था आपके एचआरएम से, मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से। जैसे जैसे हम लोग आगे चलेंगे ऐसे ऐसे आपके चैप्टर बढ़ते जाएंगे, यूनिट कंप्लीट होती जाएगी। और आज हम शुरू करने वाले हैं आपका चैप्टर सेकंड। चैप्टर सेकंड को आप लोग ध्यान से समझिए। जब आप लोग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को पढ़ते हो ना, तो चैप्टर सेकंड के अंदर माय डियर फ्रेंड्स आप सभी को देखने को मिलती है एक इंपॉर्टेंट टर्म, एचआर पॉलिसीज। क्लियर? तो इस लेक्चर में हमारा मेजर जो पोर्शन रहेगा वो एचआर पॉलिसीज के बेस्ड रहेगा। एचआर पॉलिसीज को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, प्लस में आप सेकेंडरी देखोगे, इवैल्यूएशन की भी बात करेंगे। इवैल्यूएशन ऑफ एचआरएम, ये टाइटल अधूरा है। इवैल्यूएशन ऑफ एचआरएम की बात करेंगे, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। हम किसकी बात कर रहे हैं? एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की। अब यहाँ पे देखिए, समरी की अगर मैं बात करूं, सॉरी टॉपिक्स की मैं बात करूं, तो हमें कौन कौन से टॉपिक्स इस चैप्टर में पढ़ने हैं वो आप लोग एक बार थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, आई थिंक 11 या 12 टॉपिक बनेंगे जो हमें एंटायर चैप्टर के दरमियान पढ़ने हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन को अंडरस्टैंड करेंगे, फिर हम देखेंगे जो आपकी एचआर पॉलिसीज है उनकी जरूरत क्यों पड़ी, यानी कि नीड ऑफ एचआर पॉलिसीज। एचआर पॉलिसीज की एग्जैक्टली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जरूरत क्यों होती है। इसके बाद आप देखिए, हम बात करने वाले हैं टाइप ऑफ एचआर पॉलिसीज। अब हमें समझ में आ गया कि इंट्रोडक्शन के अंदर आप समझ लोगे कि ये एचआर पॉलिसीज का मीनिंग ये होता है। जब एचआर पॉलिसीज के मीनिंग को हम लोग अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो फिर हम समझेंगे इनकी जरूरत क्यों है, ये बात समझ में आ गई। फिर हम बात करेंगे अगर आपको इनकी जरूरत है तो क्या इनके अलग अलग टाइप एग्जिस्ट करते हैं या एक ही टाइप की एचआर पॉलिसीज होती है। तो आप लोग आगे जाके स्टडी करोगे, करीब करीब 6 टाइप की अलग अलग एचआर पॉलिसीज होती है। वैसे उनका जो बेसिक होता है वो 3 फंडामेंटल पर होता है, लेकिन आप फर्दर क्लासिफाई करोगे तो आप कंक्लूजन में कह सकते हो 6 तरीके की एचआर पॉलिसीज आपके सिलेबस में डाली गई है, तो जिनको हमें स्टडी करना है। फिर आप लोग देखोगे इन एचआर पॉलिसीज का क्या कोई बेनिफिट भी है। जैसा कि आप सभी को पता है, हर एक कॉन्सेप्ट के प्रोज और कॉन्स होते हैं, तो क्या इनका कोई बेनिफिट भी है या केवल आपको ऐसे ही अंडरस्टैंडिंग के लिए एचआर पॉलिसीज पढ़ाया जा रहा है, इस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। फिर हम देखेंगे क्या क्या ऑब्स्टेकल्स आने वाले हैं, क्या क्या परेशानी आने वाली है, क्या क्या रेसिस्टेंस आने वाली है, क्या क्या रुकावटें हैं जब आप लोग करते हो एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफ एचआर पॉलिसीज। एचआर पॉलिसीज का एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं तो उस टाइम पे क्या क्या ऑब्स्टेकल्स आपको देखने को मिलती है। फिर आप बात करोगे जो आपकी एचआर पॉलिसीज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहने वाली है, गुण धर्म जिसको कह सकते हो, पॉजिटिव एस्पेक्ट जिसको कह सकते हो, स्कोप्स आप लोग कह सकते हो, या सिग्निफिकेंस भी कह सकते हो। आगे आप लोग देखोगे कि आपकी कवरेज ऑफ एचआर पॉलिसीज क्या रहने वाली है, एचआर पॉलिसीज इन इंडिया, इसके ऊपर हम लोग डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। फिर हम बात करेंगे पर्सनल फंक्शन वर्सेस एचआरएम। फिर आप लोग बात करोगे एचआरएम का ओरिजिन एंड ग्रोथ, और आप लोग बात करोगे ग्रोथ ऑफ एचआरएम इन इंडिया। ये कुछ ऐसे टॉपिक है माय डियर फ्रेंड्स जो आपको एंटायर चैप्टर के दरमियान स्टडी करने हैं। अब मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहले कुछ टॉपिक हम लोग बेसिकली इस पार्ट में कवर करने वाले हैं, यहां से और यहां तक हम लोग अपने सेकंड पार्ट में कवर करेंगे, यानी कि इस चैप्टर की 2 वीडियोस आपको मिलेंगी। ये पहला वीडियो है जहां पे आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, नीड ऑफ एचआर पॉलिसीज, टाइप ऑफ एचआर पॉलिसीज, बेनिफिट ऑफ एचआर पॉलिसीज, ऑब्स्टेकल्स इन एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफ एचआर पॉलिसीज, और हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द साउंड ऑफ एचआर पॉलिसीज। ये तमाम मुद्दे पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि एचआर पॉलिसीज का क्या मतलब होता है। देखिए, एचआर पॉलिसीज का कंक्लूजन आप लोग यहां से समझिएगा। बहुत बेसिक टॉपिक से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, लेट अस कंसीडर मेरे पास कोई भी कंपनी है, उस कंपनी के अंदर जितने भी इंप्लॉयज काम करते हैं, स्पेसिफिकली उनको टारगेट करके एचआर पॉलिसीज को बनाया जाता है। यानी कि आपकी जो कंपनी है, ध्यान से समझिएगा, जो चीजें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आपकी एक कंपनी रहेगी, उस कंपनी के अंदर आपको बहुत सारे इंप्लॉयज देखने को मिलते हैं। क्लियर है? ये आपकी कंपनी है और यहाँ पे लेट अस कंसीडर कि आपके क्या हैं, आपके इंप्लॉयज है कंपनी के। अब ये जो आपकी कंपनी और जो आपके इंप्लॉयज है, इनके बीच में लगातार बेसिस पे एक इंटरेक्शन होता है। यानी कि आप लोग क्या कह सकते हैं, यहाँ पे क्या होता है, आपका एक इंटरेक्शन होता है। तो आपको थोड़ा ध्यान से समझना है एचआर पॉलिसीज का क्या
मतलब है? एचआर पॉलिसीज का मतलब है जब कंपनी और एम्प्लॉयज के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, ये इंटरेक्शन बेस्ड होता है कुछ सर्टेन सेट ऑफ रूल्स के ऊपर, गाइडलाइंस के ऊपर, प्रोसीजर्स के ऊपर। ये जितने भी रूल्स है, गाइडलाइंस है और जो भी आपके प्रोसीजर्स है, इन सबको आप लोग क्या बोलते हो? इनको बोलते हो पॉलिसीज। क्लियर? तो ये आपको बहुत फंडामेंटल चीज मैं बता रहा हूं कि जो इंटरेक्शन बिटवीन द कंपनी एंड एम्प्लॉयज इज बेस्ड ऑन द सर्टेन सेट ऑफ द रूल्स। किसके ऊपर बेस्ड होता है? वो सर्टेन सेट ऑफ रूल्स के ऊपर बेस्ड होता है, गाइडलाइंस पे बेस्ड होता है और प्रोसीजर पे बेस्ड होता है, जिसको आप लोग क्या बोलते हो? एचआर पॉलिसी बोलते हो। क्लियर? तो आपको क्या बताया मैंने? कंपनी और एम्प्लॉयज के बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो किस पे बेस्ड होता है? बेस्ड ऑन द सर्टेन सेट ऑफ रूल। आप लोग क्या कह सकते हैं? बेस्ड ऑन द सर्टेन सेट ऑफ रूल। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, सर्टेन सेट ऑफ रूल्स। अब सबसे पहले किसकी बात की हमने? रूल्स की बात की, फिर हमने किसकी बात की है? प्रोसीजर्स। तो यहाँ पे कुछ प्रोसीजर्स भी होते हैं एंड आपका क्या होता है? आपका गाइडलाइंस। तो इन सबको क्या बोलते हो माय डियर फ्रेंड्स? इसको आप लोग बोलते हो एचआर पॉलिसीज। जो जितने भी आपके रूल्स हैं, प्रोसीजर्स हैं और जो गाइडलाइन है, इन सबको क्या बोला जाता है? इन सबको बोला जाता है एचआर पॉलिसी। तो इनको आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको एचआर पॉलिसीज के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? अच्छा, एक चीज आपको थोड़ा और ध्यान में रखना है, एचआर पॉलिसीज को ही आप लोग एक और नाम से जानते हो, जिसको आप लोग कहते हो पर्सनल पॉलिसीज। ठीक है? तो आप लोग क्या कहोगे? आप लोग इसको याद कर सकते हो किसके नाम से? पर्सनल पॉलिसीज। तो आप लोगों को ये थोड़ा ध्यान में रखना है, चाहे आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए पर्सनल पॉलिसीज का, चाहे आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए एचआर पॉलिसीज का, दोनों का मतलब क्या रहता है? सेम रहता है। एचआर पॉलिसी कह दीजिए या पर्सनल पॉलिसी कह दीजिए, दोनों का मीनिंग क्या रहेगा? एक ही रहेगा। और दोनों का मतलब ही ऐसा होता है, कंपनी और एम्प्लॉयज के बीच में जो भी इंटरेक्शन होता है, वो इंटरेक्शन जिन भी रूल्स, गाइडलाइंस और प्रोसीजर के बेस पे होता है, वो तमाम सेट ऑफ रूल्स, गाइडलाइंस और प्रोसीजर, वो सभी क्या कहलाते हैं माय डियर फ्रेंड्स? वो सभी कहलाते हैं आपके व्हाट? एचआर पॉलिसीज। क्लियर? तो आपको एक बहुत बेसिक बात आपको समझना है कि ये एचआर पॉलिसीज है। अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक चीज और समझनी है माय डियर फ्रेंड्स, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर उस ऑर्गेनाइजेशन को किसी डिसीजन को रीच करना है, ठीक है, तो उस डिसीजन को रीच करने के लिए हमें कोई ना कोई सर्टेन, जो आपका सिस्टमैटिक बोल दीजिए, कोई पैरामीटर चाहिए या फिर स्टैंडर्ड चाहिए, जिसके बेस पे आप लोग किसी भी डिसीजन को रीच करते हो। तो जो आपके स्टैंडर्ड कह दीजिए या फिर जो भी पैरामीटर कह दीजिए, वो तमाम पैरामीटर या फिर वो स्टैंडर्ड हमें कौन प्रोवाइड करता है? वो हमें एचआर पॉलिसीज प्रोवाइड करती है। यानी कि जो आपकी, अगर आप लोग सिंपल लैंग्वेज में लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, एचआर पॉलिसीज ऑफर करती है। ध्यान से समझिएगा, एचआर पॉलिसीज ऑफर द स्टैंडर्ड। आप लोग क्या कह दोगे? स्टैंडर्ड पैरामीटर। आप लोग कह दीजिए, यहाँ पे क्या हो गया आपका? स्टैंडर्ड पैरामीटर। किसके लिए है ये स्टैंडर्ड पैरामीटर? स्टैंडर्ड पैरामीटर फॉर रीचिंग ए डिसीजन। आप लोग यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में लिख दीजिएगा, फॉर रीचिंग अ डिसीजन। किसी भी डिसीजन तक रीच करने के लिए हमें जो स्टैंडर्ड पैरामीटर प्रोवाइड करता है, वो स्टैंडर्ड पैरामीटर कौन प्रोवाइड करता है? वो स्टैंडर्ड पैरामीटर एचआर पॉलिसीज ही प्रोवाइड करती है। यानी कि डिसीजन मेकिंग के अंदर अपना एक इंपॉर्टेंस रोल रहता है एचआर पॉलिसीज का या पर्सनल पॉलिसीज का। डिसीजन मेकिंग में काफी अपना एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है। क्लियर? तो आप लोगों को थोड़ा ध्यान में रखना है, जितने भी एक्शंस लिए जाते हैं ना, वो एचआर पॉलिसीज के बेस पे लिए जाते हैं। यानी कि आप लोग कह सकते हैं एचआर पॉलिसीज गाइड द एक्शन। आप लोग एक और लैंग्वेज में लिख सकते हैं, यानी कि ये वही एचआर पॉलिसीज है जो किसको गाइड करती हैं। यानी कि आप लोग ये भी कह सकते हैं, जो आपकी एचआर पॉलिसीज है वो क्या करती हैं? एचआर पॉलिसीज गाइड द एक्शन। यानी कि किसको गाइड करती हैं? ये एक्शंस को गाइड करती है। क्लियर? तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में हम लोगों ने समझा, कोई भी एक्शन लिया जाता है वो एचआर पॉलिसीज के बेस पे लिया जाता है। कोई भी डिसीजन, जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी डिसीजन पे पहुंचता है, तो वहां पे जो पैरामीटर ऑफर किए जाते हैं वो एचआर पॉलिसी ही ऑफर करती है। उसके बाद हमने समझा एचआर पॉलिसीज का मतलब सर्टेन सेट ऑफ रूल्स, प्रोसीजर और गाइडलाइंस बेस्ड ऑन विच द इंटरेक्शन इज टेक प्लेस बिटवीन द कंपनी एंड एम्प्लॉय। कंपनी और एम्प्लॉय के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, जो जिन सर्टेन रूल्स के ऊपर, प्रोसीजर और गाइडलाइंस के ऊपर बेस्ड होता है माय डियर फ्रेंड्स, उसको क्या बोलते हैं आप लोग? एचआर पॉलिसी बोलते हो। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात और एचआर पॉलिसीज के बारे में, जैसे कोई भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजर है, उस मैनेजर जब वो काम करता है तो उसके टाइम पे, वर्किंग टाइम पे उसको काफी इश्यूज की प्रॉब्लम होती है। तो उन इश्यूज को कैसे सोल्व किया जाए, उन सब के लिए हमारे पास एक रोड मैप मिलता है। किसके अंदर? एचआर पॉलिसीज के अंदर। यानी कि एचआर पॉलिसीज ऑफर
द रोड मैप फॉर द मैनेजर ऑन द बेसिस ऑफ द सर्टेन इश्यूज, जस्ट लाइक कैसे आपको रिक्रूटमेंट करना है, कैसे आपको इंप्लॉइज का सिलेक्शन करना है, कैसे उनका प्रमोशन करना है, कैसे उनको कंपनसेट करना है। ये तमाम बातें कहां पे मेंशन होती है? ये तमाम बातें आपकी एचआर पॉलिसीज में मेंशन होती है। यानी कि आप लोग क्या कह सकते हैं, आप लोग एक शब्द और लिख सकते हैं, आप लोग ये लिख सकते हैं कि जो आपकी एचआर पॉलिसीज है, एचआर पॉलिसीज प्रोवाइड करती हैं, क्या करती हैं? आपको प्रोवाइड करती हैं। एचआर पॉलिसीज प्रोवाइड द रोड मैप, आप लोग क्या कह दीजिएगा, आपको क्या प्रोवाइड करती है? रोड मैप टू मैनेजर, किसको प्रोवाइड करती हैं? आपके मैनेजर को फॉर सम सर्टेन इश्यूज, ठीक है ना। आप लोग क्या कह दीजिएगा? फॉर सम सर्टेन या फॉर सम इश्यूज लाइक, आप लोग कह दीजिए सम इश्यूज लाइक, आप लोग किसकी बात करते हैं? आप लोग रिक्रूटमेंट की बात करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा आपका क्या आ जाएगा? रिक्रूटमेंट। कैसे आपको सिलेक्शन करना है, अच्छा कैसे आपको उसका प्रमोशन करना है, क्लियर है, और कैसे आपको, आप लोग कह दीजिए, उसको कंपनसेट करना है, उसको उसका पैसा देना है, ठीक है। तो आप लोग क्या कह दीजिएगा? कंपनसेशन। आप लोग इसको याद रख लीजिएगा, क्लियर। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। एचआर पॉलिसीज को अंडरस्टैंड करने के लिए तमाम बातें काफी है। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, आई होप कि जो आप लोग अंडरस्टैंड कर पाए होंगे कि एचआर पॉलिसीज का क्या मतलब होता है। सिंपल हो गया। जो भी इंटरेक्शन होगा बिटवीन द कंपनीज एंड एम्प्लॉयज, वो कुछ रूल्स के बेस पे होगा, सर्टेन सेट ऑफ रूल्स के बेस पे होगा, गाइडलाइंस के बेस पे होगा, प्रोसीजर्स के बेस पे होगा। वो तमाम क्या कहलाते हैं? वो पॉलिसीज कहलाते हैं। जो एचआर पॉलिसीज है, ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज है, उन्हीं को आप लोग पर्सनल पॉलिसीज के नाम से भी जानते हो। और इनका यूज इंटरचेंजेबल यूज किया जाता है, मतलब इसकी जगह इसको यूज कर लिया जाता है, इसकी जगह इसको यूज कर लिया जाता है। किसी भी डिसीजन तक पहुंचने के लिए जो भी स्टैंडर्ड ऑफर करेगी वो भी पॉलिसी ही ऑफर करेगी। इस चीज को आपको थोड़ा ध्यान में रखना, क्लियर। तो ये कुछ बेसिक बातें थी, आई होप कि आप लोग समझ पाए होंगे कि जब भी आप लोग एचआर पॉलिसीज की बात करते हो तो उसका क्या मतलब होता है। अब थोड़ा आगे बढ़ोगे तो अब हम समझते हैं नीड ऑफ एचआर पॉलिसीज, कि जब आप लोग एचआर पॉलिसीज की बात करते हो तो इनकी जरूरत क्यों होती है। देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना है कि आपको एक क्लियर कम्युनिकेशन चाहिए बिटवीन द कंपनी एंड एम्प्लॉय। तो कैसे होगा? आपकी पॉलिसी डिसाइड करेंगे। यानी कि यहाँ पे देखिए, पॉलिसीज ऑफर द क्लियर कम्युनिकेशन बिटवीन द कंपनी एंड द वर्कप्लेस वर्कफोर्स अबाउट द एम्प्लॉयमेंट एंड द टर्म्स एंड कंडीशन। ध्यान से समझिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आपकी जो वर्कफोर्स है और आपकी कंपनी के बीच में अगर आपको क्लियर कम्युनिकेशन चाहिए, किसके अबाउट? आपको एम्प्लॉयमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन के अबाउट, तो कहां पे मेंशन होगी? वो आपकी बेसिकली पॉलिसीज के अंदर मेंशन होगी, क्लियर। तो इनकी जो आपकी पॉलिसीज है वो ऑफर करती है क्लियर कम्युनिकेशन बिटवीन द कंपनी एंड इट्स वर्कफोर्स अबाउट द एम्प्लॉयमेंट टर्म्स एंड कंडीशन। एम्प्लॉयमेंट की टर्म्स और कंडीशन की जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उसके लिए क्लियर कम्युनिकेशन कौन प्रोवाइड करती है? आपकी एचआर पॉलिसीज प्रोवाइड करती है। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट रोल क्या रहेगा? यहाँ पे देखिए, ये फॉर्म करती है बेस टू ट्रीट ऑल द एम्प्लॉयज इक्वली एंड द इम्पार्शियली। ध्यान से समझिए, ये एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है। अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी एम्प्लॉय होते हैं वो सभी इक्वल होने चाहिए और इम्पार्शियल होने चाहिए। ये सभी चीजें कहां से डिसाइड होंगी? ये सारी चीजें माय डियर फ्रेंड्स आपकी डिसाइड होंगी फ्रॉम द एचआर पॉलिसीज। तो इसको आपको थोड़ा ध्यान में रखना है कि ये फॉर्म करता है बेस टू ट्रीट ऑल एम्प्लॉयज इक्वली एंड द इम्पार्शियली, क्लियर। तो एक बहुत फंडामेंटल चीज है। आगे अगर आप लोग देखोगे तो सेटिंग द गाइडलाइन फॉर द मैनेजर एंड द सुपरवाइजर्स। ध्यान से समझिएगा, जितने भी मैनेजर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जितने भी सुपरवाइजर्स होते हैं, उनके लिए भी गाइडलाइन का काम कौन करता है? कौन सेट करता है? एचआर पॉलिसीज ही सेट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, चौथा पॉइंट क्या? क्रिएटिंग ए बेस टू डेवलप द वर्कफोर्स हैंडबुक। यानी कि अगर आप लोग ध्यान से देखिए, एचआर पॉलिसीज को जब भी आप लोग बात करेंगे ना एचआर पॉलिसीज की, तो आप लोग इसको हैंडबुक की तरह भी यूज कर सकते हैं। हैंडबुक का मतलब अगर कोई इशू हुआ, आपने खोल के देखा, वहां पे आपको सॉल्यूशन मिल गया। एचआर पॉलिसीज का भी कुछ सिमिलर वर्क रहता है। किस केस में मैं बात कर रहा हूं? आपके वर्कफोर्स के केस में बात कर रहा हूं। आगे देखिए, स्टेबलाइजिंग ए बेस फॉर द रिवाइविंग चेंजेस इंपैक्टिंग द टर्म्स। अगर आप लोग कोई भी टर्म्स जो इंपैक्ट करती है चेंजेस को, उसको रिवाइव करना चाहते हैं, तो उसके लिए बेस का काम कौन करेगा? स्टेबलाइजेशन का एचआर पॉलिसीज करेगा। अच्छा, फॉर्मिंग ए कॉन्टेक्स्ट फॉर द कंपनीज ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड द एम्प्लॉयज रिक्रूटमेंट प्रोग्राम। ध्यान से समझिएगा, जो आपका एम्प्लॉयमेंट रिक्रूटमेंट प्रोग्राम होता है ना, उसके लिए आपका कॉन्टेक्स्ट कौन तैयार करता है? एचआर पॉलिसीज तैयार करती है। और आपका जो कंपनीज ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है सीटीपी, उसके लिए भी कॉन्टेक्स्ट कौन रेडी
करता है, एचआर पॉलिसीज रेडी करती है। तो तमाम ऐसी बातें हैं जो सफिशिएंट है आपको इसकी नीड, इसकी जरूरत, इसकी इंपॉर्टेंस को समझाने के लिए कि एचआर पॉलिसीज आपके लिए क्यों जरूरी है। क्लियर? आई होप की बातें आपको समझ में आ गई होंगी। हमने यहाँ पे डिटेल में समझा एचआर पॉलिसीज का क्या मतलब होता है, हमने यहाँ पे समझा इसकी जरूरत क्यों होती है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। अगर आप लोग बात करते हैं एचआर पॉलिसीज के टाइप की, तो ध्यान से देखिए, अगर मैं बात करता हूं एचआर पॉलिसीज की, यहाँ पे थोड़ी सी चीजें आपको ध्यान देने वाली है। एचआर पॉलिसीज को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है। पहले उसके सोर्स के बेस पे आप लोग उसको क्लासिफाई करते हो। क्लियर है? तो पहला क्या आ जाएगा, सोर्स के बेस पे, फिर आप लोग क्लासिफाई करोगे स्कोप के बेस पे, फिर आप लोग उसके फॉर्म के बेस पे क्लासिफाई करोगे। यानी कि पहला किसके बेस पे रहेगा, पहला उसके सोर्स के बेस पे रहेगा कि आपके एचआर पॉलिसीज का सोर्स क्या रहता है। दूसरा उसका स्कोप रहेगा कि किस स्कोप के बेस पे आपकी एचआर पॉलिसी काम करती है। तीसरा उसके फॉर्म के बेस पे रहेगा। यानी कि आप इसको 3 पार्ट में क्लासिफाई करते हो, सोर्स के बेस पे, स्कोप के बेस पे और आपका फॉर्म के बेस पे। अब आपको समझना क्या है, समझना ये है माय डियर फ्रेंड, जब भी आप लोग सोर्स की बात करते हो ना, तो सोर्स के बेस पे आपकी 3 तरीके की पॉलिसीज बन के आती है। पहली होती है ओरिजिनेटेड, ठीक है, ओरिजिनेटेड, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना। क्लियर है? तो ओरिजिनेटेड आपकी किसके अंदर आती है, सोर्स के अंदर आती है। अच्छा, अपील्ड भी किसके अंदर आती है, आपकी सोर्स के अंदर आती है। और तीसरा है आपका इम्पोज्ड। ये तीनों किसके अंदर आती है माय डियर फ्रेंड्स, ये तीनों आपके सोर्स के अंदर आती है। अगर आप लोग बात करते हो स्कोप की, तो स्कोप में 2 कैटेगरी आपकी बन जाती है। पहली आपकी जनरल बनती है और दूसरी आपकी स्पेसिफिक बनती है। तो आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा स्पेसिफिक का क्या मतलब होता है और जर्नल का क्या मतलब होता है। अगर मैं फॉर्म की बात करूं, तो फॉर्म में 2 कैटेगरियां बनेंगी आपकी, एक रिटर्न बनेगी और एक आपकी जिसको आप लोग बोलते हो ना, क्या बोला जाता है उसको, बेसिकली स्पेसिफिकली हम बोलते हैं इसको इम्प्लाइड। जैसे एक हो गया आपका रिटर्न और एक क्या हो गया आपका इम्प्लाइड। तो 2 कैटेगरी आपकी बनती है। तो ऐसे आप लोगों को थोड़ा ध्यान में रखना है। एचआर पॉलिसीज का जो क्लासिफिकेशन है वो 3 बेस पे किया जाता है। सोर्स के बेस पे किया जाता है, स्कोप के बेस पे किया जाता है, फॉर्म के बेस पे किया जाता है। सोर्स के बेस पे आप लोग 3 करते हैं, ओरिजिनेटेड, अपील और इम्पोज्ड में आ जाएगा। स्कोप के बेस पे जर्नल और स्पेसिफिक आ जाएगा। ऐसे ही फॉर्म के बेस पे रिटर्न और इम्पोज्ड आ जाएगा। अब इनको 1 बाय 1 करके हम लोग समझेंगे। देखिए 3, 2, 5, 6 और 7, करीब 7 होते हैं। यहाँ पे इनको हम कलेक्टिवली बात करेंगे तो इनकी एक हो जाएगी। तो 6 तरीके की आप लोग क्या पढ़ोगे, यहाँ पे एचआर पॉलिसीज के टाइप पढ़ने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, हम 6 तरीके की एचआर पॉलिसीज यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। 6 में कौन कौन से नाम है आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हम ओरिजिनेटेड की बात करेंगे, अपील्ड की बात करेंगे, इम्पोज्ड की बात करेंगे। ये तीनों कहां पे आ जाएंगी, ये बेसिकली सोर्स के बेस पे आ जाएंगी। उसके बाद जर्नल और स्पेसिफिक, ये दोनों किस कैटेगरी में आ जाएंगी, ये बेसिकली स्कोप के बेस में आ जाएंगी। और रिटर्न पॉलिसीज और इंप्लाइड पॉलिसीज ये किस केस में आ जाएंगी, ये आपके बेसिकली फॉर्म की कैटेगरी में आ जाएंगी। क्लियर? तो यहाँ पे पहली 3 है आपकी, वो क्या है, पहली है आपकी ओरिजिनेटेड पॉलिसी। अब देखिए ओरिजिनेटेड पॉलिसी का क्या मतलब लिखा हुआ है, दीज आर सेट अप बाय द टॉप मैनेजमेंट इंटेंशनली विद द व्यू टू गाइडिंग द एग्जीक्यूटिव पॉन्डरिंग ओवर वेरियस लेवल। क्या कहता है, इनको सेट करता है टॉप लेवल मैनेजमेंट। ध्यान से समझिएगा, ये ऐसी पॉलिसीज होती है जिनको टॉप लेवल मैनेजमेंट सेट करता है। किस लिए, इंटेंशनली विद द व्यू टू गाइड, क्या देखे किसके लिए, गाइड को व्यू करने के लिए, एग्जीक्यूटिव पॉन्डरिंग ओवर द वेरियस लेवल, अलग अलग पे एग्जीक्यूटिव लेवल पे क्या क्या पॉन्डरिंग हो रहा है उसके लिए, उसकी गाइड को व्यू करने के लिए माय डियर फ्रेंड्स किसका इस्तेमाल किया जाता है, ओरिजिनेटेड पॉलिसीज का इस्तेमाल किया जाता है। और ओरिजिनेटेड पॉलिसीज सेटअप की जाती है बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट। इस चीज को आपको समझना है। क्लियर? अब सेकंड जो है वो है आपकी अपील्ड। ध्यान से देखिएगा, अपील्ड पॉलिसीज, दीज पॉलिसीज आर फॉर्मुलेट टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द सर्टेन अनयूजुअल सिचुएशन व्हिच आर रायोट फाउंड कवर्ड बाय द अर्लियर पॉलिसीज। ध्यान से समझिएगा, such as request came from the subordinates who failed to handle the cases on the basis of the guidance offered by the executing policies। यानी कि आप लोग कह सकते हैं, अगर आप देखिए request came from the subordinate who failed to handle the cases on the basis of the guidance offered by the existing policies। कोई existing policies है, existing policies के अंदर जो गाइडलाइन है उनको फॉलो करके भी किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकल रहा, तो उस केस में आप लोग किसकी बात करोगे, अपील
करोगे कि इस पॉलिसी से हम लोग सॉल्यूशन नहीं कर पा रहे हैं, जो भी आपका सबऑर्डिनेट रहेगा, तो उस केस में जो आपकी पॉलिसी निकल के आएगी वो क्या बनेगी, वो आपकी अपील्ड पॉलिसी बनेगी। यानी कि दीज पॉलिसीज आर फॉर्मुलेट टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द सर्टेन अनयूजुअल सिचुएशन। यानी कि यहाँ पे क्या देखने को मिलती है, अनयूजुअल सिचुएशन देखने को मिलती है, विच आर राइट्स फाउंड कवर्ड बाय द अर्लियर पॉलिसीज। मतलब जो अर्लियर पहले जो पॉलिसीज हमारे पास है उनके अंदर उनका सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा है। एक तरीके से आप लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं। अगली तीसरी जो आपकी बनेगी वो बनेगी इम्पोज। इम्पोज के अंदर एज इट इज एविडेंट फ्रॉम द नेम ऑफ दीज पॉलिसीज, दीज आर फॉर्म्ड अंडर द इम्पोजिंग और ए प्रेशर फ्रॉम एक्सटर्नल एजेंसी। यानी कि अगर आपके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल एजेंसी प्रेशर बनाती है या इम्पोज करती है, लाइक ए गवर्नमेंट, ट्रेड और एसोसिएशन और द यूनियन, तो इस केस में जो भी पॉलिसीज बनती हैं वो क्या कहलाती हैं, वो आपकी इम्पोज्ड पॉलिसीज कहलाती है। किसी भी एक्सटर्नल तरीके से इम्पोज हुआ है, प्रेशर बना है, उस टाइम पे जो भी आपकी बेसिकली पॉलिसीज एग्जिस्ट करती है उसको क्या बोलते हैं, इम्पोज पॉलिसी। जैसे ये गवर्नमेंट की तरफ से हो सकती है, ट्रेड एसोसिएशन या फिर यूनियन की तरफ से हो सकती है। तो ये तीन तरीके की कैटेगरी है जो सोर्स बेस्ड होती है। अब अगली दो कौन सी है, अगली दो है आपकी जर्नल और स्पेसिफिक। जर्नल और स्पेसिफिक किस बेस पे होती है मैंने आपको बता दिया, ये स्कोप के बेस पे होती है। कुछ पॉलिसीज है जो सभी इंप्लॉयज के लिए काम करती है, वो जर्नल पॉलिसीज होंगी। कुछ ऐसी पॉलिसीज है जो स्पेसिफिक इंप्लॉयज के लिए, स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए, स्पेसिफिक पर्सन के लिए टारगेट की जाती है, वो कौन सी होंगी, स्पेसिफिक पॉलिसीज। तो आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा जर्नल पॉलिसीज और स्पेसिफिक पॉलिसीज का क्या मतलब होता है। अच्छा, जर्नल पॉलिसी जो स्पेसिफिक पॉलिसीज को अंडरस्टैंड करने के बाद आप लोग देखेंगे रिटर्न पॉलिसीज और द इंप्लाइड पॉलिसीज। अब आप नाम से पता चल गया कुछ ऐसी पॉलिसीज जो आपके पास रिटर्न फॉर्मेट में है उसको क्या बोलते हैं आप लोग, रिटर्न पॉलिसीज। और अदर देन रिटर्न फॉर्मेट में जो हो जाएंगी वो किस कैटेगरी में चली जाएंगी, वो आपकी बेसिकली इंपोज्ड पॉलिसीज की कैटेगरी में चली जाएंगी। तो इन शॉर्ट हमने तीन टाइप की पॉलिसीज यहाँ पे पढ़ी और तीन में 6 कैटेगरियां बनती हैं। आप लोग ध्यान से समझिएगा, ओरिजिनेटेड, अपील, इंपोज, जर्नल, स्पेसिफिक, रिटर्न एंड द इम्प्लाइड कैटेगरी, इम्प्लाइड पॉलिसीज। ये कुछ स्पेसिफिक पॉलिसीज थी जिनकी हम लोगों ने यहाँ पे बात की। क्लियर, आई होप कि इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी। बहुत ज्यादा हम इस चैप्टर को बोरिंग नहीं कर रहे हैं, जितना आपके सिलेबस में है, जितनी चीजें आप लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे एग्जामिनेशन को टारगेट करते हुए, हम इन चीजों को समझ रहे हैं। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, बेनिफिट्स ऑफ द एचआर पॉलिसीज। एचआर पॉलिसीज के कुछ इंपॉर्टेंट बातें करेंगे। देखिए, क्विक डिसीजन, अगर क्विक एक्शन लेना है तो उसमें कौन हेल्प करेगा, एचआर पॉलिसीज हेल्प करेंगे। क्योंकि मैंने बताया आपको एचआर पॉलिसी जस्ट लाइक हैंडबुक आपकी किसकी तरह होती है, हैंडबुक की तरह होती है। कोई प्रॉब्लम आई उसके सॉल्यूशन आपको एचआर पॉलिसीज के अंदर मिल जाएगा। यू कैन जस्ट टेक द क्विक एक्शन। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। एंश्योरिंग द स्टेबल फ्यूचर, न केवल प्रेजेंट की बातें बल्कि एचआर पॉलिसीज के अंदर फ्यूचर को रेफरेंस मान के भी काफी चीजें लिखी होती है। तो इन शॉर्ट अगर फ्यूचर में कोई भी मिस हैपनिंग होता है, इन शॉर्ट फ्यूचर में कुछ भी होता है, तो उसके लिए भी एक स्टेबल फ्यूचर बिल्ड करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, एचआर पॉलिसीज की होती है। इनहांस डिसीजन मेकिंग, ये मैं बात कर चुका हूं। एक्शन और डिसीजन मेकिंग में सबसे बड़ा रोल एचआर पॉलिसीज का होता है। प्रमोटिंग इक्वल ट्रीटमेंट, मैंने बताया ना, जितने भी इंप्लॉयज है उनको इक्वली ट्रीट करना और इम्पार्शियली ट्रीट करना, ये कौन डिसाइड करता है, ये एचआर पॉलिसीज डिसाइड करती है। अच्छा, सपोर्टिंग एथिकल डिसीजन मेकिंग, ये जरूरी है। आपका जो डिसीजन रहेगा वो कैसा रहेगा, एथिकल रहेगा। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो एथिकल डिसीजन मेकिंग इज बेस्ड ऑन द एचआर पॉलिसीज एंड बूस्टिंग एम्प्लॉयज कॉन्फिडेंस। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एम्प्लॉयज के कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना, ये भी किसकी जिम्मेदारी होती है, ये भी बेनिफिट होता है एचआर पॉलिसीज का। आगे है ड्राइविंग रिजल्ट ओरिएंटेड एंड द रेशनल प्रैक्टिसेस। ध्यान से समझिएगा, ऐसी प्रैक्टिसेस को ड्राइव करना जो कैसी हो, रिजल्ट ओरिएंटेड, रिजल्ट ओरिएंटेड, सॉरी क्या बोला मैंने, आपका रिजल्ट ओरिएंटेड। तो उसको क्या बोलते हैं, वो सब किसके बेनिफिट है, एचआर पॉलिसीज के बेनिफिट है। प्रायोरिटाइजिंग एम्प्लॉयज वेलफेयर, एम्प्लॉयज वेलफेयर के जो भी उसको प्रायोरिटाइज करना। ठीक है, उसको क्या बोलते हो, ये किसकी बेनिफिट्स है, बेसिकली एचआरएम के, एचआर पॉलिसीज के बेनिफिट है जो आपको याद करने हैं। एचआर पॉलिसीज इज नॉट सो हार्ड चैप्टर। ठीक है, आगे अगर बात करोगे तो एक छोटा सा टॉपिक है जिसको आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। क्या लिखा हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द साउंड एचआर पॉलिसीज। क्लियर, साउंड एचआर पॉलिसीज की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक रहने वाली है, कुछ 8 कैरेक्टरिस्टिक है। आप लोग पढ़ के भी इन चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हो। हालांकि हमने ये सारी बातें इस लेक्चर में कवर की, जो पीछे
पीछे हम लोगों ने इंपॉर्टेंस की बात की, बेनिफिट की बात की, ठीक है, नीड की बात की, वो तो तमाम बातों का कंक्लूजन कैरेक्टरिस्टिक में यहाँ पे लिखा हुआ है। जो कुछ बातें थी जो हम लोगों ने एचआर पॉलिसीज से रिलेटेड पढ़ी, एचआर पॉलिसीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की, और आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। हाँ, जैसा आपको ये लेक्चर लगा, अगर इसमें कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। बाकी सेकंड पार्ट में मिलेंगे, इस वीडियो में इतना ही।